नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 20वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? ध्यान से समझिएगा। हमसे कहा जा रहा है कि विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में, यानी जिस प्रकार से अलग अलग संदर्भ में हम लोग बातचीत करते हैं, कभी देश की गरीबी के बारे में बात करते हैं, कभी हम लोग देश की राजनीति के बारे में बात करते हैं, कभी हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करते हैं, यानी अलग अलग संदर्भ, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं स्वाभाविक तौर पर, नेचुरल तौर पर, उसमें जो हम लोग आंकड़ों का संग्रह करते हैं, आंकड़ों का जो यूज करते हैं, वह किस प्रकार के आंकड़े हैं, किस प्रकार का संग्रह है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। चौथा विकल्प दिया गया व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। देखिए, जब भी किसी से हम बातचीत करते हैं तो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत ही करेंगे, तभी अगला बंदा समझ पाएगा। जैसे कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूं तो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत ही कर रहा हूं, क्योंकि आपने भी हिंदी का वही व्याकरण पढ़ा है जो कि मैंने पढ़ा है, तभी आप मेरे भाव को समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में मैं क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं। ये तभी संभव होगा जब आपका ग्रामर और मेरा ग्रामर बिल्कुल कॉमन होगा। यानी कि जो भी वाक्य बोली जाती है बात विवाद में या फिर विचार विमर्श के दौरान, वो सब व्याकरणिक नियमों का, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह ही होता है। तो ये तो बहुत संकुचित हो गया ना, क्योंकि जो कुछ भी मैं बात करूंगा वो व्याकरण नियम से संबंधित ही होगा, तो ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, लेखों का विशाल संग्रह। लेख क्या होता है? विभिन्न प्रकार के अभिलेख जो होते हैं, जैसे कि आप शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न प्रकार के अभिलेख तैयार कर रहे होते हैं, तो उसके संग्रह की बात की जाती है। तो जब भी हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो उस लेखों की बात नहीं होती है, उस लेख से रिलेटेड विश्लेषण के आधार पर जो हमें आंकड़े प्राप्त होंगे उसकी बात की जाएगी। क्योंकि लेख में तो बहुत सारा डेटा होगा ना। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक किताब को लेख समझ लीजिए, अब उस किताब में पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि किताब में बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत सारे चैप्टर्स में से पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर पूरे किताब की बात नहीं होगी, बल्कि पर्टिकुलर उस पाठ्य सामग्री की बात होगी, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात की जा रही है, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, ना कि लेख के बारे में। तो ये निगेटिव हो गया। पहला देखिए, पाठ्य पुस्तकों का संग्रह। यही मैं तीसरे विकल्प में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि पर्टिकुलर किसी पुस्तक पर चर्चा नहीं की जाती है, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर चर्चा की जाती है, क्योंकि उसी पुस्तक में अलग अलग चैप्टर्स होंगे जिसमें अलग अलग टॉपिक्स होंगे। तो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर बात की जाएगी, ना कि पाठ्य पुस्तक पर। तो यह भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा संग्रह। अब यहां पर देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उससे रिलेटेड आप इंटरनेट पर पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की बुक का रेफरेंस लेते हुए वहां से पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य सामग्री का मतलब क्या? सीधे तौर पर जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उस टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक लेख आप समझ सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए भारत की गरीबी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो जो हमारे पास आंकड़े थे 2011 की जनगणना के, उस समय के हिसाब से कितने लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे थे, उनकी पर्टिकुलर वहां पर पूरे आंकड़े की बात नहीं की जा रही थी। पूरे आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो भारत का जो जनगणना हुआ था 2011 में, पूरा एक विशालतम आंकड़ा होगा। लेकिन हमें केवल गरीबी की जब बात करनी है तो कितने लोग उस आंकड़ों के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे हैं, बस उस पॉइंट से हमें मतलब होना चाहिए। वही हमारा पाठ्य सामग्री होता है, यानी जिस टॉपिक पे बात की जा रही है उससे रिलेटेड कंटेंट की बात की जा रही है, उसका संग्रह और आंकड़ों का। बिल्कुल सही बात है। अब भारत के गरीबी की जब मैं बात कर रहा हूं तो उस आंकड़े से संबंधित, यानी जो भारत की गरीबी से नीचे है उस आंकड़े का जो हमारी बातचीत का आधार होगा वो आंकड़े का आधार होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न एक विवादित प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो आपको उत्तर पहले से पता होगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्टीफन क्रैशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है? देखिए, स्टीफन क्रैशन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से बच्चे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग को एक्वायर किया है, उसी प्रकार से वो सेकेंड लैंग्वेज यानी टारगेट लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड उन्होंने टोटल 5 हाइपोथेसिस दिए थे, 5 परिकल्पनाएं दी थी, जिसमें से एक हाइपोथेसिस इनपुट हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोधगम्य निवेश कहते हैं। यह प्रश्न भी बोधगम्य निवेश से रिलेटेड है। देखिए, प्रश्न में हमसे दिया गया है कि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में, यानी बच्चे का स्तर आई है, मान लीजिए आई इतना हो गया, और
तब उसे I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। यानी कि I+1 यानी उसके स्तर से एक स्तर ऊपर देने की बात की जा रही है, बच्चे को संज्ञान में कुछ बताने की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है बच्चा इसको कुछ ना कुछ अर्जित करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। तो ये हम लोग बोधगम्य निवेश बोलते हैं। तो आपको तो उत्तर लग रहा होगा बोधगम्य निवेश है, लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया था उसमें इन्होंने अबोधगम्य निवेश को सही माना है। अब देखिए यहां पर दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो यहां पर मिसप्रिंट है, यहां पर संभव नहीं बल्कि असंभव होना चाहिए, और नहीं तो यहां पर अबोधगम्य नहीं बल्कि अवबोधगम्य होना चाहिए। अवबोध का मतलब भी बोध ही होता है, यानी कि संज्ञान, यानी अवबोध और बोध दोनों एक ही चीज है। तो अगर यहां पर कुछ मिसप्रिंट है तब तो इसको सही माना जा सकता है, अन्यथा की कंडीशन में विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन नंबर 2 को इन्होंने सही माना है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सही होने के लिए यहां पर या तो असंभव होगा, या तो अगर असंभव नहीं है संभव ही है तो यहां पर अवबोध होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में कौन सा सही है। पहला दिया गया है कि यह सचेत और सुविचारित होता है। सचेत और सुविचारित मतलब कि कॉन्शस, एक तरीके से कॉन्शस रहते हुए भाषा को अर्जित किया जाता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन के दौरान हम अनकॉन्शियसली लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं, अर्जित कर रहे होते हैं। कॉन्शियस तो तब होगा ना जब हम सचेतन मन से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो हम सचेत होकर के व्याकरण के नियम को थोड़ी सीख रहे थे। हमारा जब पहली बार लैंग्वेज का एक्विजिशन हुआ, यानी जब हम छोटे थे, जब हम पहली बार लैंग्वेज को सीख रहे थे, अर्जित कर रहे थे, तो उस समय लोगों के द्वारा बोली जाए भाषा का हूबहू अनुकरण करके हमने सीखा था, कोई भी व्याकरण का नियम नहीं सीखा था। तो ये सचेत नहीं होगा। इसके बाद से देखिए कहा जा रहा है कि स्वाभाविक और सुविचारित। देखिए स्वाभाविक तो पॉजिटिव है, लेकिन सुविचारित फिर से ये कॉन्शस की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए स्वाभाविक और अवचेतन। अवचेतन यानी कि अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यही विकल्प बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा भाषा अर्जन के बारे में। और चौथा दिया गया भाषा प्रक्रिया। ये तो है ही, चाहे आप किसी भी प्रकार की भाषा की बात करें वो प्रक्रिया होती है, ठीक है। लेकिन ये हमसे भाषा अर्जन के बारे में पूछा गया था, इसलिए ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें भाषा अर्जन के बारे में बताना है। तो भाषा अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक और अवचेतन होता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। अंग्रेजी के बारे में कौन सा सही है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से अंग्रेजी कोई भी भाषा नहीं है। मैं एक बार जल्दी से भाषा के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सी भाषा इसमें है। पहला है असमिया, दूसरा उड़िया, तीसरा उर्दू, चौथा कन्नड़, पांचवा कश्मीरी, छठवां कोंकणी, सातवां गुजराती, आठवां डोगरी, 9वां तमिल, 10वां तेलुगु, इसके बाद से 11वां नेपाली, 12वां पंजाबी, 13वां बांग्ला, 14वां बोडो, 15वां मणिपुरी, 16वां मराठी, 17वां मलयालम, 18वां मैथिली, 19वां संथाली, 20वां संस्कृत, 21वां सिंधी और 22वां हिंदी। ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसमें अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया, तो ये विकल्प गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। तो जो भी भाषाएं मैंने आपको बताई हैं सिर्फ वही मान्यता प्राप्त है, यहाँ पर अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है संविधान के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है। तो ये कार्यालयी भाषा नहीं है, बल्कि यह सह कार्यालयी भाषा है। यानी कि कार्यालयी भाषा हिंदी को दर्जा प्राप्त है। राजभाषा जिसे हम लोग कहते हैं, भारत की राजभाषा, वो कार्यालयी भाषा होती है, और जो इंग्लिश है वो सह कार्यालयी भाषा है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है। तो ये स्टीफन क्रेसन के सिद्धांत के अनुसार जो उन्होंने बताया था कि बच्चे सेकंड लैंग्वेज को भी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह अर्जित कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने जो 5 हाइपोथेसिस दिए थे उसी में से एक बोधगम्य निवेश इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया है। तो इनपुट हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक बच्चा है जिसका लेवल अभी संज्ञानात्मक स्तर आई है, तो उसको मान लीजिए उसका स्तर इतना है, तो जाहिर सी बात है उसको अगर मैं कुछ सिखाना चाहता हूं तो उसके स्तर से कुछ ऊंचा बताऊंगा तभी तो वो कुछ नया जानेगा। अगर उसके स्तर के बराबर बताऊंगा तो उतना तो वो पहले से जान रहा है, कुछ नया नहीं सीख पाएगा। और अगर उसके स्तर से मैं नीचे बताता हूं तो उस कंडीशन में भी उसे नया कुछ भी नहीं पता चल रहा है, यानी वो नया कुछ नहीं सीख रहा है। यानी जाहिर सी बात है बच्चे का लेवल अगर आई था तो हमें I+1 यानी उसके स्तर से एक स्तर ऊपर बताना होगा, तभी बच्चा कुछ सीखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बोधगम्य निवेश।
चलिए देखते हैं चौथे विकल्प से कौन सा विकल्प सही है। दिया गया शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी, तो ये विकल्प निगेटिव है, इसमें कहीं से भी इनपुट की बात नहीं की गई है। तीसरा देखिए, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे, अभी मैंने आपको समझाया कि थोड़ा सा नीचे या फिर उसके बराबर अगर आप दे रहे हैं उसको कुछ भी इनपुट, तो वो कहाँ कुछ सीखेगा, उतना तो वो पहले से जान रहा था ना, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, यानी कि ये एक तरीके से समराइज करने की बात की जा रही है, तो यहां पर भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। अब बच्चे का लेवल इतना है, थोड़ा सा ऊपर हम बताएंगे, यानी एक स्तर I+1 बताएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ नया चीज मिलेगा सीखने के संदर्भ में, जो कि उनको सीखने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। लेखन कौशल यानी कि लिख करके अपने भावों को अभिव्यक्त करने का उच्चतम कौशल कौन सा है, ठीक है। चलिए उच्चतम स्तर कौन सा है, देखिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सही वर्तनी यानी कि सही स्पेलिंग लिखना, तो ये कहीं से भी लेखन का उच्चतम कौशल नहीं है, क्योंकि लेखन का मतलब ये होता है कि लिख करके अपने भावों को एक्सप्रेस कर पाना, यानी अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस कर पाना। अब कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन किताब से देख करके अगर वो सही स्पेलिंग लिखता है तो वहां पर स्पेलिंग तो सही हो गई, लेकिन क्या उसे लेखन बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। लेखन के लिए ये आवश्यक है कि वह मौलिक होना चाहिए, ना कि कहीं से नकल होना चाहिए। तो सही वर्तनी संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, संयुक्ताक्षर लिखना। संयुक्ताक्षर क्या होता है? अक्ष, त्र, ज्ञ, ये सब संयुक्ताक्षर हैं। तो क्या इतने लिखने भर से हम लेखन कौशल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं? नहीं पहुंचे हैं। यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। चौथा देखिए, वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना, तो यह भी संकुचित है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, लेख लिखना। यानी लेख में हम लोग क्या करते हैं? अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, और लेखन एक प्रक्रिया उपागम है जिसके माध्यम से हम लोग कई चरणों से होकर के गुजरते हैं। तो यही इसका उच्चतम स्तर होता है, लेख लिखना। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? पाठ्य सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अमूर्त। अब बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, तो वो चीज़ों को पहले मूर्त अवस्था में देखेंगे, तभी अमूर्त की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि जो हमारी शिक्षण प्रविधि होती है मूर्त से अमूर्त की ओर, वो भी हमें कहता है कि पहले बच्चे को प्राइमरी स्तर पर मूर्त अवस्था में बताना है। तो अमूर्त अमूर्त जहां दिख रहा है पहले तो उसको आप काट दीजिए, ये हो नहीं सकता है। अब हमारे पास दो विकल्प बचे, पहला और तीसरा। तीसरे में कहा जा रहा है कि मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक। अवधारणा यानी कि समाज में जो अवधारणा बनी हुई है उसकी बात कर रहा है। तो देखिए, समाज में तो हमारे जेंडर रूढ़िवादिता अवधारणा भी बनी हुई है, तो समाज का अवधारणा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि समाज में कुछ कुरीतियां भी हैं। अगर उनके अवधारणाओं के बेसिस पे हम लोग चलने लगे तो बच्चों को कुछ कुरीतियां भी हम लोग सिखा देंगे। तो यहां पर अवधारणा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका विश्लेषण करके उसके तर्क करते हुए बच्चों में तर्कात्मक कौशल विकसित करना उदाहरण एक तरीके से एप्रोप्रिएट होगा। यहां पर अवधारणा हमेशा निगेटिव के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अवधारणा पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो मान लीजिए अगर समाज के द्वारा जो अवधारणा हमारे ऊपर थोपी गई है, हम उसको एज इट इज पाठ्य सामग्री में थोड़ी शामिल कर सकते हैं, या फिर पाठ्य सामग्री का स्वरूप ऐसा थोड़ी अपना सकते हैं जो कि समाज के द्वारा जो अवधारणा थोपा गया उसे मान ले। समाज तो यह भी कहता है कि लड़कियां हैं तो वो केवल घर का चूल्हा चौकी संभालेंगी, और अगर लड़के हैं तो बाहर जाकर के आजीविका संभालेंगे। तो ये बच्चों में आप गलत अवधारणा डालेंगे ना, क्योंकि बिना लिंग के भेदभाव के आज महिला और पुरुष सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार की अवधारणा बच्चों को नहीं दे सकते। यह निगेटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। अब समाज के द्वारा जो अवधारणा है उसका विश्लेषण किया जाए और अपने तर्क के हिसाब से वो सभी चीजें डिसाइड होंगी कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। यानी पाठ्य सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो कि मूर्त हो और साथ ही साथ विश्लेषण करने का मौका दे बच्चे को। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, साहचर्यजनक यानी कि कोई मान लीजिए एक स्टिमुलस है तो एक रिस्पॉन्स होगा, यानी कि एक उद्दीपन है और उस पर एक प्रतिक्रिया है, इन दोनों का साहचर्य करने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया था। सुमेलन में क्या होता है, यही देख लीजिए, ये स्टिमुलस है और ये इसका रिस्पॉन्स है, इन दोनों के मेल की बारे में बात की जा रही है। तो ये भी निगेटिव है, ये दोनों व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं, हमारा उत्तर नहीं होगा। और जीन पियाजे संरचनावाद से जुड़े थे, ठीक।
ठीक है। सामाजिक, सामाजिक जो टर्म है वो लेव वाइगोत्स्की का टर्म है। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो ये लेव वाइगोत्स्की का टर्म है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा युक्तिजन्य। युक्तिजन्य क्या होता है? देखिए, युक्ति का मतलब होता है कि उपाय लगा करके और करके सीखना, यानी खुद से उपाय लगा करके करके सीखना। जीन पियाजे ने यह कहा था कि बच्चे परिवेश में इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं, यानी खुद करते। अब जो बच्चे कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने परिवेश में ही कर रहे हैं, तो करके सीखना यानी अपने परिवेश से इंटरेक्शन करना, युक्ति बना करके, योजना बना करके करना, उस सेंस में यहां पर है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। एक बच्चा है जिसकी मदर टंग अलग है और विद्यालय की जो औपचारिक भाषा जिसमें विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई हो रहा है, वो अलग है, अलग अलग लैंग्वेज है दोनों का, ठीक है। तो अब एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। देखिए, अभी मैंने इसके पहले के वीडियोस में कई बार आपको उदाहरण दिया कि अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का एक विद्यालय जिसमें अलग अलग राज्यों से आए हुए बालक हैं, जैसे कि एक पंजाब से आया होगा तो उसकी मदर टंग पंजाबी होगी, एक उड़ीसा से आया होगा तो उसकी मदर टंग उड़िया हो सकती है, यूपी का तो हिंदी होगा। इसके अलावा अगर कोई बालक साउथ से आया हुआ है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी एक लैंग्वेज हो सकता है। तो हमारे पास इतने ज़्यादा वैरायटी के, इतनी विविध भाषा वाले बच्चे हैं, तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम एज ए टीचर सबको उनकी मातृभाषा में पढ़ा पाएं? क्योंकि मान लीजिए अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं और 50 अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक ही कॉन्सेप्ट को मैं 50 बार अलग अलग भाषा में पढ़ाऊं? नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इस वजह से कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके ये निगेटिव माना जाता है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये इसका विरोधाभास तो नहीं कहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल विरोधाभास है। लेकिन आप ये समझिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बात कह रही है वो उस कंडीशन में कह रही है कि जब कक्षा में उसी स्थान विशेष से संबंधित बालक हैं, जैसे यूपी से जुड़े हुए सभी बालक होंगे तो वो सभी हिंदी समझ रहे होंगे, तो उनके लिए बोला गया है कि उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाइए। लेकिन अगर कोई एक ऐसा विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय होता है तो वहां पर अलग अलग राज्यों से भी आए हुए बालक हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप उनकी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसका सॉल्यूशन एनसीएफ कहता है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में आप बोलने का मौका दीजिए। यानी बहुभाषिकता के अंतर्गत बच्चों को तो मौका दीजिए कि आप उनकी मातृभाषा में बच्चे खुद एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन आप विद्यालय की औपचारिक भाषा का प्रयोग करते रहिए। इससे होगा क्या कि कुछ समय बाद बच्चे आपके लेवल में आ जाएंगे, यानी आपकी जो विद्यालय की औपचारिक भाषा है उसको बोलने लगेंगे, उसको समझने लगेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में तो उनकी मातृभाषा में ही आप उनको थोड़ा सा सजेस्ट करिए, थोड़ा सा हेल्प करिए, लेकिन औपचारिक भाषा में ही कन्वे करने की बात करता है एनसीएफ 2005। क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 50 बच्चे अगर कक्षा में तो 50 की मातृभाषा अगर अलग अलग है तो कहां तक प्रैक्टिकल संभव है कि एक टीचर सभी को उनकी मातृभाषा में पढ़ा पाए, वो भी अलग अलग। तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर के। यहां पर बात हो रही है क्लास की, तो क्लास में बच्चे को पढ़ाना चुनौती है। यहां पर होमवर्क की तो बात ही नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि पहले आप बच्चे को कक्षा में पढ़ाएंगे तभी तो उस पर बेस कुछ होमवर्क देंगे। अभी यहां पर बच्चे को कक्षा में ही पढ़ाने में दिक्कत हो रही है लैंग्वेज अलग होने की वजह से, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर के। देखिए, आप कितना भी समय दे लीजिए, यहां पर बैरियर क्या है? बैरियर लैंग्वेज है। तो बच्चा अगर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा, हम बच्चे की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे, तो आप कितना भी समय दे लेंगे तो वो चीजें कंफर्टेबल नहीं होंगी। चीजें कंफर्टेबल तभी हो पाएंगी जब एक बीच का रास्ता निकाला जाए। तो ज्यादा समय देना यहां पर कहीं से भी एप्रोप्रिएट नहीं है। एक ही विकल्प बचा, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। यहां पर यह टर्म एनसीएफ के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। बहुभाषिकता क्या कहता है कि देखिए, कक्षा में 50 बच्चे हैं तो एज ए टीचर ये हमारी लिमिटेशन है कि हम सबकी लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे पास एक संसाधन है कि हम सभी बच्चों को 50 लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दे दे। कम से कम बच्चे तो कंफर्टेबल फील करें कि हाँ, मुझे मेरी लैंग्वेज में बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो बच्चा जिसकी घर की भाषा अलग थी वो अपने आप को अपनी मदर टंग में एक्सप्रेस कर रहा होगा, और मैं एज ए टीचर विद्यालय की औपचारिक भाषा में पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से 50 बालक अपने अपने मदर टंग में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और धीरे धीरे जिस प्रकार से नेचुरल इन्वायरमेंट में उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज को अर्जित किया था, उसी प्रकार से जो औपचारिक भाषा है विद्यालय की, उसमें थोड़ा सा बच्चा कंफर्टेबल होगा आगे जाकर के। और बहुभाषिकता भी यही कहती है कि सभी बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में शुरू करके विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं को सीखेंगे। तो यह विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ट्रांस लैंग्वेजिंग
यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में इन कथनों अ और ब पर विचार करिए। सबसे पहले तो जान लीजिए ट्रांस लैंग्वेजिंग होता क्या। देखिए इसको मैं दो भागों में तोड़ दूं तो लैंग्वेजिंग का मतलब होता है भाषा और ट्रांस का मतलब होता है एक भाषा से दूसरे भाषा पर जाना। यानी बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान आप अगर अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे ट्रांस लैंग्वेजिंग बोला जाएगा। जैसे कि इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि बहुभाषिकता के तौर पर वहां पर आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखिए आपकी लिमिटेशन है एज ए टीचर कि हम 50 बच्चों के 50 मदर टंग का प्रयोग नहीं कर सकते पढ़ाने के संदर्भ में, लेकिन कम से कम इतना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है कि 50 अगर मदर टंग है तो कम से कम उनके कुछ शब्दावलियों के बारे में हम जा रहे हैं और कुछ कुछ शब्द प्रत्येक बच्चे के मदर टंग के कुछ कुछ शब्द हम अपने पढ़ाने के दौरान यूज करें। उससे बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा कि हाँ मेरे भी भाषा की बात की जा रही है, वो भी थोड़ा सा सहज महसूस करेगा क्योंकि उसे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही सही लेकिन समझ में आने लगेंगी। तो एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान जब कई भाषाओं का यूज किया जाता है तो उसे ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं यहां से उदाहरण शुरू हो रहा है। हम रउआ लोगन के सीटेट के तैयारी करावत बानी। अगर आप सभी कैरियर बिट के सभी वीडियोस को देख लेंगे यू विल गेट गुड मार्क्स इन सीटेट दिसंबर 2022। एक ही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बोला कि मैं आप सभी को सीटेट की तैयारी करा रहा हूं। अगर आप कैरियर बिट के सभी वीडियोस को देख लेंगे तो आप सीटेट दिसंबर 2022 में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। यह पूरा एक कॉन्सेप्ट था। इसके कुछ पार्ट्स को मैंने एक अलग लैंग्वेज में बोला भोजपुरी में, अगले पार्ट को मैंने हिंदी में बोला और उससे अगले पार्ट को मैंने इंग्लिश में बोला। यानी एक ही कॉन्सेप्ट के दौरान जब अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी एक भाषा से दूसरे भाषा पर मैं गया, दूसरे से तीसरे भाषा पर गया, तीसरे से चौथे भाषा पर गया, तो इसे ही ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए इस पर आधारित दो विकल्प दिए गए हैं, दोनों को पहले पढ़ लेते हैं। पहला दिया गया है ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है। बहुभाषावाद क्या होता है? बहुभाषावाद यह कहता है कि बच्चे अपनी मदर टंग का प्रयोग करेंगे। यानी कक्षा में बहुत ज्यादा मदर टंग हो सकता है, 50 बच्चे की हो सकता है कि अलग अलग मदर टंग की बात की जा रही हो, तो वहां पर एज ए टीचर हमारी मजबूरी थी कि हम उसको नहीं पढ़ा सकते 50 बच्चों को उनकी मदर टंग में, लेकिन हम उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएंगे। हम उनके कुछ शब्दों को यूज करेंगे, उनके मातृभाषा के कुछ कुछ शब्दों को यूज करेंगे। वहीं बोला जा रहा है कि यहां पर फ्लेक्सिबल स्वरूप। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यहां पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट उनके मदर टंग में नहीं पढ़ाया, कुछ शब्दों को पढ़ाया, कुछ वाक्य को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पूरे लैंग्वेज में केवल उन्हीं के लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरे में व्यवहार करना है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ जाने की तरफ इशारा कर रहा है, यानी इसके दोनों विकल्प सही हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है अ और ब दोनों सही है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।